नमस्ते। श्री आदि एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में जो राजनीति विज्ञान के चैप्टर थे वो तो हमने कंप्लीट कर लिए थे कल वाले वीडियो में। कल हमने मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो जल संसाधन है और ये भूगोल का अध्याय है जल संसाधन। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार जल का संरक्षण किया जाता है और उसका क्या क्या उपयोग है और कितना जल है पृथ्वी पर, हमारे लिए हम उसका कितना उपयोग करते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए भी और हमारे जीवन से संबंधित है, तो इसीलिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। परिचय। जल प्रकृति की अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर समस्त मानवीय क्रियाओं को आधार प्रदान करता है। कौन? जल। जल संसाधन किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। कौन? जल संसाधन। प्राचीन काल में नदी घाटियां ही सभ्यता विकास के स्थल रही है। जो नदी या घाटियां थी इसके पास ही जो प्राचीन काल की जो सभ्यताएं थी वो सभी विकसित हुई थी। पृथ्वी के धरातल पर 71% जो जल है तथा 29% स्थल है, यानी 71% तो जल है और बाकी जो 29% है वो क्या है? स्थल है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग कहाँ पर है? महासागरों में खारे पानी के रूप में है। तो जो ये 97% भाग है इसको तो हम उपयोग में ले ही नहीं सकते क्योंकि ये खारा पानी है। तो ये खारा पानी ना तो हमारे पीने के काम आता है और ना ही ये कृषि कार्यों में काम आ सकता है। तो ये इतना जल तो जो महासागरों में है इनको तो हम उपयोग में नहीं लेते हैं। बाकी जल कितना बचता है? 3%। 3% जो जल है वो मीठा जल है जो कि हमारे उपयोग में आ सकता है और जो कृषि कार्य हैं सिंचाई में इसमें भी हम उपयोग में ले सकते हैं क्योंकि ये मीठा जल है जिसका उपयोग विभिन्न कार्य हेतु संभव है। इसी 3% जल को यदि 100 इकाई के रूप में ले तो इसका भी 69% भाग हिम या हिमटोपियों के हिमनदों में कैद है, यानी इनका 69% जो भाग है वो तो बर्फ के रूप में है और 30% भाग भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, यानी जो 30% भाग है वो भूमि के अंदर है, जमीन में है और जो शेष सिर्फ 1% जो जल है इसका ही उपयोग मानव पेयजल यानी पीने के कार्यों में, कृषि में, सिंचाई में और अन्य जो आर्थिक क्रियाएं के लिए करता है। तो सिर्फ और सिर्फ कितना? 1% जल ही। तो इसीलिए इतना जल है लेकिन ये हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी। चारों तरफ जल ही जल है, महासागर है, पूरी पृथ्वी नीली किस लिए दिखाई देती है? ये जल के कारण ही दिखाई देती है, लेकिन हमारे काम का ही नहीं है। वो पीने लायक पानी नहीं है, वो खारा पानी है। तो ना तो उनसे कोई सिंचाई की जाती है, वो कुछ भी काम में नहीं आता है। तो हमारा जो मीठा पानी है और जिसका हम उपयोग करते हैं वो सिर्फ 1% है। तो इसीलिए हमें जो वर्षा का जल है इनका संरक्षण करना चाहिए और हमें जल का बचत करना चाहिए। जल को इनको बेकार नहीं जाना चाहिए। तो हमें इनकी महत्ता को समझना चाहिए जल की, क्योंकि बहुत कम जल है, सिर्फ 1% जल ही है। इसी में से हम पानी पीते हैं और इसी में से कृषि कार्य होता है, इसी में सिंचाई होते हैं, इसी से बाकी जो आर्थिक क्रियाएं वो होती है सिर्फ 1% जल से। क्योंकि बाकी तो जो 30% है ये तो जमीन के अंदर है और बाकी जो 69% है वो कहाँ पर है? वो बर्फ के रूप में है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन
भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जा सकता है। इसे मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। सन 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष थी तथा सन 2025 में ये मांग बढ़कर 10-23 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो ये देखिए पृथ्वी पर जो जल है टोटल कितना है और हमारे उपयोग में कितना है। ये देखिए ये टोटल है 97% जल है टोटल, ये इतना जल है। लेकिन ये पूरा जल हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये महासागरों का जल है और ये खारा पानी है, तो ये हमारे काम का नहीं है। बाकी जल तो है पृथ्वी पर, चारों तरफ जल है, लेकिन हमारे काम का नहीं है, खारा जल है, बिल्कुल हम यूज़ में नहीं ले सकते इसको ऐसे। तो अब ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये 3% जल, ये जो 3% जल दिख रहा है ये हमारे काम का है, लेकिन इनमें से ही जो जल है वो भूमि के अंदर है, ज़मीन में है, तो इनको हम ट्यूबवेल के माध्यम से यूज़ में लेते हैं। लेकिन बाकी जो सिर्फ 1% है वो हमारे कितने कार्यों में काम आता है? 1%। ये टोटल 3% ही हमारे काम का नहीं है, सिर्फ 1% ही है जिसको हम यूज़ में लेते हैं, जो क्योंकि इनमें से आधा जल तो बर्फ़ के रूप में है, तो उसको हम वैसे भी काम में नहीं ले सकते, और सिर्फ ये 1% है, इसको हम यूज़ में लेते हैं। इस 1% में भी आधा तो ज़मीन के अंदर है, भूमि में है, और आधा हम जो पीने योग्य पानी में काम में लेते हैं और कृषि कार्यों में काम में लेते हैं। तो सिर्फ 1% जल है, इसीलिए जल की बचत करनी होगी। आने वाले पीढ़ी के लिए हमें जल को बचाना होगा। जो वर्षा का जल है इसका संरक्षण करना होगा, और जो जल आता है उनको इकट्ठा करके हमें जो भी बने हुए होते हैं टाँके उनमें डालना होगा ताकि पानी का हम बचत कर सकें। तो महासागरीय जल है ये पूरा का पूरा, और ये सिर्फ मीठा पानी है, ये जो लाल कलर में दिख रहा है 3%। तो इनमें से ये जो बर्फ़ के रूप में है उसको तो हम वैसे भी यूज़ में नहीं ले सकते। अब है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि और वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव के कारण जल का समुचित प्रबंध एवं संरक्षण आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से जल की कमी भी हो रही है, क्योंकि जल तो इतना है नहीं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो उष्णता है वो भी जल संसाधनों पर प्रभाव या दबाव डालती है। तो अब हम जान लेते हैं उपयोग योग्य जल की स्थिति। ये इसमें इस चार्ट के माध्यम से समझाया हुआ है। ये देखिए उपयोग योग्य जल की स्थिति। देखिए ये तो है 30% तो क्या है, भूमि में है टोटल जल। हमारे जो जल है वो 30% तो जो मीठा पानी है वो 30% तो ज़मीन के अंदर है। बाकी ये जो है 69%, ये देखिए इतना सारा जल ये कहाँ पर है? जो बर्फ़ है, बर्फ़ के रूप में है ये 69%। बाकी ये देखिए ये 1% जो जल है उसको हम काम में लेते हैं, सिर्फ 1% जल को। ये चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझाया है, तो अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज से ही पानी की बचत करना शुरू कर दीजिए। इतने दिन तो जो घर का आंगन होता है उसी को ही पानी से ही धोते हैं लोग, कि क्या है हमारे तो बहुत पानी आता है यहाँ पे। जहाँ पे पानी नहीं है उनके बारे में सोचो, वहाँ पर एक एक बूंद के लिए तरसते हैं लोग, पैसे दे के खरीदते हैं पानी। और हमारे यहाँ पे ज़्यादा पानी आता है तो हम आंगन धोते हैं और ऐसे ही पानी को वेस्ट करते हैं। तो अब जल को प्रबंध कैसे करें, हम इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इनके बारे में हम जानते हैं।
जल प्रबंधन। एक और मानव जनसंख्या के बढ़ते आकार, आधुनिक जीवन शैली और जल के अनैतिक उपयोग में जल संसाधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके कारण भी जल संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है, और आजकल की जो जीवन शैली है और जल का हम जो अनैतिक उपयोग कर रहे हैं इस कारण भी जो जल संसाधन है उन पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से धरातलीय प्रवाह द्वारा बिना उपयोग में लिए हुए समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। जब वर्षा होती है, मान लो जैसे ये वर्षा हो रही है, तो फिर ये सारा पानी जो छोटे छोटे नाले हैं वहाँ से होकर के सारा इन नदियों में मिल जाते हैं, और ये जो नदियाँ हैं ये जाकर कहाँ पर गिरती है, ये समुद्रों में, या तो अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, इधर जाके गिरती है तो ये महासागरों में विलीन हो जाती है। तो जो ये हमारा ये मीठा पानी था जो बरसात के रूप में आता है, इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। इनको हम मान लो कृषि कार्यों में भी काम में ले सकते हैं, और इनको थोड़ा सा हम फिल्टर करके पानी को पीने के रूप में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन ये जब नदियों में मिल जाता है, और बाकी ये जो नदियां हैं ये कहाँ पे, ये महासागरों में जाकर मिल जाती है, तो फिर महासागरों में मिलने के बाद ये जो शुद्ध जल है, जो पीने योग्य जल है, ये भी खरा हो जाता है, क्योंकि ये महासागरों में मिल जाता है तो ये भी फिर लवणीय हो जाता है, लवणीय हो जाता है, ये भी हमारे काम का नहीं रहता। तो इसीलिए ये जो वर्षा होती है इनको यहीं पे हम अगर बचत कर ले हैं, या फिर इन नदियों को महासागरों में जाने से रोक दें, या फिर इनको पानी को हम यूज़ में ले लें, तो हमारे पानी की बचत हो जाती है। तो इसीलिए इन नदियों के पानी को कैसे यूज़ में लेते हैं, इसीलिए डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। दूसरी तरफ वर्षा जल का जो अधिकांश भाग है वो नदियों के माध्यम से धरातलीय प्रवाह द्वारा बिना उपयोग में लाए हुए समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। इस दशा में जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जल प्रबंधन की तकनीकों को अपनाना समय की प्रबल मांग रही है। यानी इस जल को जो महासागरों में जा रहा है इसको रोकने के लिए जो तकनीकें अपनाई जाती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इस दिशा में वर्षा जल को प्रबंधित करना पहली आवश्यकता है। जो वर्षा का जल होता है इसका हमें प्रबंधन करना ये पहली आवश्यकता है। धरातलीय प्रवाह से व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे व अकाल से निपटने के लिए आवश्यक है। यानी जो बरसात का जल है, जो बरसात का जल आता है, तो उसको क्यों इकट्ठा करना आवश्यक है, उनका संरक्षण, जल का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसीलिए पानी की मांग भी बढ़ेगी। और जो ये मानसून है ये बिना समय के आता है, अनिश्चित है, मतलब कोई नियमित टाइम नहीं है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अकाल पड़ जाता है। तो इन सब से निपटने के लिए हमें जल का संरक्षण करना आवश्यक है। इसी दिशा में देश में आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरंभ की गई है। ये बहुउद्देशीय जल परियोजना क्या है, यानी बांध बनाना। ये जो बांध बनाते हैं इनका उद्देश्य एक नहीं होता है कि पानी को रोक दें। बांध का उद्देश्य यही नहीं है कि हम पानी को रोक दें। बांध बनाने का उद्देश्य बहुउद्देशीय है, मतलब इससे बिजली भी पैदा होती है, इनसे जो नहरें निकाली जाती है फिर उनसे कृषि कार्य किया जाता है नहरों के माध्यम से, और इनसे बिजली भी पैदा होती है, और पानी भी जो वो उनका भी ठहराव हो जाता है। गाँव में पानी की कमी है, उनको भी पानी मिल जाता है। तो बांध बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं है, बहुत सारा उद्देश्य होता है इनका। तो इसीलिए इसको बहुउद्देशीय जल परियोजना के नाम से जाना जाता है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति एक ही परियोजना से सुनिश्चित की जाती है। यानी ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है तो इनके अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है इनसे। भारत में इन परियोजनाओं से बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव होने लगा है। ये जो बांध बनाया जाता है, ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके माध्यम से बाढ़ और सूखे की समस्या से बचाव हो जाता है। जल विद्युत भी उत्पादन होता है, यानी अगर किसी नदी में बाढ़ आ रही है तो जहाँ पे बांध बना हुआ है तो फिर वहाँ पे पानी ठहर जाता है, तो इसके कारण नदी में बाढ़ भी नहीं आती है। दूसरा, अगर कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो फिर वहाँ पे बांध बना हुआ है तो वहाँ से नहरें निकाल कर
उस जगह पर जहाँ पे सूखा पड़ा है तो उस जगह पर पानी पहुँचा दिया जाता है नहरों के माध्यम से। तीसरा, जो जल है यानी विद्युत उत्पादन भी बढ़ा है, यानी जो बांध बना हुआ है वहाँ पर बिजली भी बनाई जाती है और सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति भी बढ़ी है। तो सिंचाई और इससे पेयजल भी होता है। इससे क्या है, मछली पालन भी होता है वहाँ पर। कहाँ पर, जहाँ पे बांध बना है वहाँ पे मछली पालन भी हो जाता है और पर्यटन है, बांध जहाँ पे बांध बने वहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। लोग देखने के लिए आते हैं, विदेशी लोग, तो पर्यटन को के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो ये सभी मान लो बहुउद्देशीय, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है क्योंकि इतने सारे लाभ हैं इन सब के। पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग प्राप्त हुआ है, तो पर्यावरण के संरक्षण में भी सहयोग प्राप्त हुआ है। अब ये देखिए जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हुई है कहाँ पे है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखा जाता है, यानी सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं है इसका कि पानी को रोकना है या सिर्फ जो बाढ़ आती है उसको रोकना है या फिर जो सूखा पड़ा है उसको रोकना है। सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, बहुउद्देशीय परियोजना के बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं। तो जैसे कि सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति, अब जैसे यहाँ पे बांध बना हुआ है, ये बांध बना हुआ है जैसे, तो यहाँ से पानी निकल रहा है। अब यहाँ से तो ये नदी बह रही है, यहाँ से जो पानी है फिर नहरों के माध्यम से छोटे छोटे गाँव में, और जहाँ पे पानी का संकट है वहाँ पे ये पानी पहुँच जाता है। तो इसीलिए जो सिंचाई है वहाँ पर जल की पूर्ति हो जाती है सिंचाई के माध्यम से। जल यहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है तो ये भी इस योजना का लाभ है, बिजली भी बनती है। और बाढ़ नियंत्रण और सूखा प्रबंधन, अगर इस नदी में बाढ़ आती है तो वो भी इस बांध के माध्यम से रुक जाती है। जो उफान आता है नदी में तो तेज बहाव आता है तो इस बांध के माध्यम से वो सब रुक जाते हैं। और जहाँ पे सूखा पड़ा है तो ये पानी नहरों के माध्यम से वहाँ पे पहुँच जाता है। तो इसीलिए ये भी इनका उपयोग है। और जल का औद्योगिक उपयोग भी होता है, पेयजल आपूर्ति होती है, यहाँ पर मछली पालन भी होता है और जो पर्यटन आते हैं वो भी इनके उपयोग है। तो बहुउद्देशीय योजनाओं के बहुत सारे उपयोग हैं। ये देखिए ये अनेक बांध बने हुए हैं, ये देखिए ये यहाँ पे बना हुआ है। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बांध बना हुआ है, यहाँ पे पर्यटन स्थल भी है और मछली पालन भी करते हैं। और जो नहरों के माध्यम से जल है वो जो सूखे इलाके हैं वहाँ पे पहुँचा जाते हैं। तो इस प्रकार इनके बहुत सारे फायदे हैं। ये देखिए नागार्जुना सागर डैम। अब पढ़ते हैं बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को। बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने ये जो डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसने कहा है? नेहरू जी ने। भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। ये जो परियोजनाएं हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो बांध बनाते हैं, नहरों का निर्माण करते हैं, तो इन परियोजनाओं का जो संचालन है वो राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार, ये दोनों मिलकर इन कार्यों को करती है। केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कि भाखड़ा नागल और रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी आदि परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकारों के माध्यम से चंबल परियोजना, राज्य सरकारों के माध्यम से जो ये चंबल परियोजना है वो मध्य प्रदेश व राजस्थान। तो ये जो चंबल परियोजना है ये कौन से दो राज्यों की है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश और तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है। और ये सरदार सरोवर है परियोजना, ये कहाँ की है? ये गुजरात की, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीन राज्यों ने मिलकर ये जो सरदार सरोवर परियोजना है इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये तीनों राज्यों के लिए बनी है।
म्यूराक्षी तथा फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल की है। माही परियोजना ये गुजरात तथा राजस्थान की है। गंडक परियोजना ये बिहार तथा उत्तर प्रदेश की है। मच्छकुंड परियोजना ये आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की है। इससे विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब ये भाखड़ा नागल परियोजना क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। 1948 में प्रारंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि कहाँ पर है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित की गई है। जो ये भाखड़ा नागल परियोजना है, ये कहाँ पर है, ये देश की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है और ये कहाँ पर है, सतलज नदी पर, और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है। ये पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो कौन से राज्य की है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, जल, विद्युत और पेयजल की पूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। यानी ये जो तीनों राज्य मिलकर, तीनों राज्य सहयोग कर रहे हैं, ये जो डैम बन रहा है और ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, इसमें सिर्फ बांध बनाना ही नहीं है, वो अभी हमने सारे महत्वपूर्ण उद्देश्य पढ़े थे, जैसे कि बिजली का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना, पर्यटन का विकास करना, मछली पालन का, और बाढ़ को रोकना, और जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे पानी पहुँचाना। तो ये सभी उद्देश्य हैं इन परियोजनाओं के। तो ये तीनों राज्य मिलकर इस परियोजना में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस योजना के तहत दो बांध एक तो पंजाब के अंबाला जिला में बनाए गए थे। कहाँ पर, पंजाब के अंबाला जिले में। पहला भाखड़ा बांध, जो कि 518 मीटर लंबा है और 226 मीटर ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े गुरुत्वीय बांधों में ये सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा, जो ये भाखड़ा बांध है, भाखड़ा ये वाला। और ये जो बांध है, इसके अतिरिक्त ये जल को सिंचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसको, जल को सिंचित करने के उद्देश्य। ये देखिए, ये जो परियोजना है तीन राज्यों ने मिलकर जो बनाई है, भाखड़ा नागल परियोजना क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। ये सतलज नदी है, ये आपको चार्ट दिख रहा है, जैसे सतलज नदी है, और ये देखिए ये यहाँ पर ये रहा भाखड़ा बांध, और ये आपको दिख रहा है, ये पूरी परियोजना है, इसको देख लीजिए। ये पूरा क्षेत्र है इसका, इस परियोजना का। ये देखिए इस क्षेत्र में और है। भाखड़ा नागल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती है। भाखड़ा पुनर्स्थित भारत का नवीन मंदिर है और ये भारत की प्रगति का जनक है। ये किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये देखिए, ये रहा भाखड़ा नागल बांध, ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। ये यहाँ से नदी आ रही है और यहाँ से ये बांध के माध्यम से पानी इधर आ रहा है। इन बांधों में सिंचाई के लिए भाखड़ा नागल, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहरें निकाली गई है। कोटला, गंगवाल और रूपनगर में विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया है। अब अगली जो परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। अब हम दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये कहाँ की है, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिम बंगाल में शो कही जाने वाली दामोदर नदी पर, जो पश्चिम बंगाल की, इसको पश्चिम बंगाल की शो कहते हैं दामोदर नदी को। तो इस नदी पर 1948 में प्रारंभ किया गया था। यह नदी पश्चिमी बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात है।
जैसे कि कोसी नदी है बिहार की, तो वो भी कुख्यात है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए। तो इसी प्रकार ये जो दामोदर नदी है ये पश्चिम बंगाल में अपना मार्ग परिवर्तन करती है, अपरदन करती है और बाढ़ के लिए भी कुख्यात है दामोदर नदी। ये नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। कौन? ये दामोदर नदी। बाराकर, बोकारो वे कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? दामोदर नदी की। देखिए ये जो झारखंड है पहले ये बिहार में था, फिर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके झारखंड नया राज्य बना था, और 2000 में ही जो उत्तर प्रदेश है और जो हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन दोनों को अलग किया गया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, और 2000 में ही ये नए राज्य बना था। और जो उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, तो जो मध्य प्रदेश है और जो छत्तीसगढ़ है, इनको भी 2000 में ही अलग किया गया और छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। तो ये तीनों नए राज्य 2000 में ही बने थे। इसी नदी के द्वारा 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होता है। इसीलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की थी। किसने? भारत सरकार ने। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? पश्चिम बंगाल और झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, तो केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है और बाढ़ आती है वहाँ पर, तो इसीलिए जो ये इस परियोजना के माध्यम से वहाँ के केंद्र सरकार वहाँ का आर्थिक विकास करना चाहती है और वहाँ के जो निवासी है उनके जीवन स्तर में सुधार करना चाहती है। इसी योजना में बाराकर नदी के मिथान व तिलैया बांध, कोनार नदी पर, कोनार एवं दामोदर नदी पर पचेत पहाड़ी बांध तथा दुर्गापुर बैराज का निर्माण किया गया है। बोकारो, ये देखिए, ये यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है दामोदर घाटी परियोजना का, ये यहाँ पे झारखंड है और ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और ये यहाँ पे कोलकाता है। और ये दामोदर घाटी परियोजना का पूरा यहाँ पे ये देखिए चित्र बना हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चंद्रपुर, तिलैया, मेथान, पचेत पहाड़ी, दुर्गापुर में कई जल विद्युत ग्रहों का भी निर्माण किया गया है। इन स्थानों पर विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है, यानी बिजली बनाने के लिए, और नहरी तंत्र का भी विकास किया गया है। अब है हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सी परियोजना है? हीराकुंड बांध परियोजना। अगली है प्रायद्वीपीय भारत की ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। कौन सी? हीराकुंड परियोजना। ये कहाँ पर है? उड़ीसा। उड़ीसा में है। उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो हीराकुंड परियोजना है ये उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध है। जो हीराकुंड है वो महानदी पर भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। जो महानदी है, महानदी क्या है? उड़ीसा के शोक के नाम से जानी जाती है महानदी को। तो ये महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। महानदी छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा में बहती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है ये महानदी और उड़ीसा में बहती है, तथा मानसून काल में नदी घाटी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, इसीलिए इनको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। शेष समय में यहाँ सूखे तथा अकाल स्थिति की उत्पत्ति हो जाती है। भारत सरकार ने संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान पर इस नदी का बांध बनाया है, ताकि ऊपर लिखित समस्याओं का निदान
ये देखिए, ये है हीराकुंड बांध। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये बना हुआ है, ये यहाँ पे बांध बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। ये देखिए ये पूरी परियोजना है। इसका संपूर्ण ये स्थान कहाँ कहाँ पर है? ये महानदी है और यहाँ पे हीराकुंड बांध बना हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ये जो नीला नीला जल दिख रहा है, और यहाँ सिंचाई पेयजल की आपूर्ति हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यही है हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई 4801 मीटर है तथा ऊंचाई कितनी है? 61 मीटर है। इस बांध के पीछे बनी झील में 810 करोड़ घन मीटर जल सिंचित होता है। इस बांध के पीछे क्या बनी है? एक झील बनी है, इसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा तिकरापाड़ा व नेरास में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर और इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाई ओर शेषन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया है तथा दूसरे चरण में 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। अब है राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। अब राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, एक है चंबल घाटी परियोजना। कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना। ये जो परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। यानी इसमें पैसा राजस्थान सरकार भी लगाएगी और जो मध्य प्रदेश सरकार है वो भी लगाएगी, और जो बिजली बनती है और जो पानी नहरें निकाली जाती है और जो भी इनसे लाभ प्राप्त होगा तो इन दोनों राज्यों को होगा। तो दोनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। चंबल नदी पर देखिए, ये अभी जो पहले भारत सरकार की हमने परियोजनाएं पढ़ी थी, जैसे हीराकुंड परियोजना है, महानदी पर, तो उनमें पैसा कौन लगाती है? केंद्र सरकार ही लगाती है। तो अब हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है ये पढ़ते हैं। 1953 से प्रारंभ हुई। कब? 1953 से। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई है। इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया है। तो जो प्रारंभ का जो प्रथम चरण है, तो इसमें क्या क्या बनाया गया? गांधी सागर बांध बनाया गया। तो ये गांधी सागर बांध कहाँ पर बनाया गया? मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है वहाँ पर। द्वितीय चरण में ये देखिए, ये पूरी चंबल घाटी परियोजना है, बहुत बड़ी है। ये देखिए, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर इसमें बांध बने हैं। ये देखिए चंबल घाटी परियोजना, और ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पे ये देखिए बूंदी, और ये यहाँ पे कोटा है। यहाँ पर देखिए ये कोटा बैराज बना हुआ है, यहाँ पे कोटा बैराज, और ये यहाँ पे जवाहर सागर बांध बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये राणा प्रताप बांध बना हुआ है। इसी परियोजना के तहत, जो चंबल घाटी परियोजना है, इसी के तहत राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पे देवली है, और बनास नदी, यहाँ पे बनास नदी आती है, और ये यहाँ पे 12 है। तो ये पूरा दिया हुआ है, आप अच्छे से देखिए। ये देखिए, ये चंबल नदी है, चंबल नदी, और तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। चंबल घाटी परियोजना, ये देखिए चंबल नदी, ये चंबल नदी है। तो इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं ये देखिए, ये रही चंबल नदी। ये तो इस पे देखिए, एक तो कोटा बैराज बना हुआ है,
कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। और कोटा में यहाँ पर देखिए ये जवाहर सागर बांध बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये राणा प्रताप बांध बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए गांधी सागर बांध बना हुआ है। ये गांधी सागर है जो कि अभी हमने पढ़ा था। ये मध्य प्रदेश में आता है, मंदसौर जिले में। ये देखिए यहाँ पे बांध बना हुआ है। ये टोटल जो चंबल घाटी परियोजना है इसके बारे में जानकारी दी हुई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध व जल विद्युत उत्पादन तथा तीसरे चरण में, ये देखिए ये जो चित्तौड़गढ़ है राजस्थान का, यहाँ पर बना हुआ है ये राणा प्रताप सागर बांध। कौन सी परियोजना के तहत? ये इसी चंबल घाटी परियोजना के तहत चंबल नदी पर ही बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पे बना हुआ? चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। विद्युत उत्पादन तथा तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर, जो कोटा और बूंदी है इन दोनों की जो सीमा है राज्य की, वहाँ पे बना हुआ है, जिले की, तो वहाँ पे बना हुआ है जवाहर सागर पिकअप बांध तथा विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया। तो जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? जो कोटा और बूंदी के जिले की जो सीमा है वहाँ पर बना हुआ है। सन 1960 के दशक में ही कोटा बैराज का निर्माण किया गया था। कब? 1960 में ही, जिससे राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्षेत्रों को बढ़ाया गया है। तो यहाँ से ये जो बांध बने हुए हैं यहाँ से फिर नहरें निकाली जाती है और इन नहरों के माध्यम से ही सिंचाई के जो क्षेत्र है उनको बढ़ाया जाता है। अब है माही सागर परियोजना। क्या है? माही सागर परियोजना। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान एवं गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये जो माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस हेतु विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर, तो कहाँ कौन से पर्वत से निकलती है माही नदी? विंध्याचल पर्वत से। नाम क्या है? माही नदी है। नवीन परियोजना के लिए 1966 में दोनों राज्यों में करार हुआ है। यह परियोजना कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास तथा सिंचाई एवं विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ की गई है। ये जो माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और ये जो माही नदी है ये कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र है उनके आर्थिक विकास तथा सिंचाई एवं विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु ये योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में बांसवाड़ा के जो बोरखेड़ा नामक स्थान है वहाँ पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। तो ये माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में है। और ये जो बोरखेड़ा नामक स्थान है, और ये जो बोरखेड़ा स्थान है ये जो हमारे राजस्थान का अंतिम स्थान कह सकते हैं इसको। इसके बाद गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है, तो ये अंतिम है, दक्षिण छोर है ये बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में है। तो गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध बनाया गया है। नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। तो विद्युत ग्रह का निर्माण करने से क्या, फिर वहां पर बिजली पैदा करते हैं। ये देखिए ये माही बजाज सागर परियोजना। तो देखिए ये रहा प्रतापपुर, और ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है। और ये देखिए ये माही नदी है, माही नदी। ये ऊपर कौन सी नदी है? जाखम नदी है। और ये यहाँ पर माही नदी है। और ये है मध्य प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश है। और यहाँ पे नीचे आता है गुजरात। तो ये माही बजाज सागर परियोजना है राजस्थान की। अब अगली परियोजना है बिसलपुर परियोजना। कौन सी परियोजना है? बिसलपुर परियोजना। यह बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई व पेयजल है।
ये योजना में टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बिसलपुर स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा तथा 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के दाएं तथा बाएं किनारे में 2 नहरें निकाली गई है। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, शेरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल आपूर्ति और टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो कौन सी परियोजना के तहत? ये जो बिसलपुर परियोजना है ये बहुउद्देशीय जल परियोजना है और टोंक जिले में जो टोडा रायगढ़ कस्बा है उसके पास बनाया गया है। और ये जो सवाई माधोपुर जिला आता है और जयपुर शहर अजमेर है, यहाँ पर जो पेयजल की समस्या है तो इस योजना के माध्यम से यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति होगी। तो अब ये जो राजस्थान की अन्य जो परियोजनाएं हैं इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये देखिए, और ये इंदिरा गांधी नहर है और फिर जाखम परियोजनाएं, इन परियोजनाओं के बारे में तो हम कल पढ़ेंगे जो भी राजस्थान में। फिर उसके बाद जो राजस्थान में परंपरागत जो जल संरक्षण के रूप थे जैसे बावड़ी है, कुआं है आदि आते थे, झीलें हैं, उनके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए, ये फिर झील आती है पुष्कर झील, राजसमंद की जो नौचौकी झील है। और ये देखिए, परंपरागत रूप से पहले ये टांके बनवाते थे, जो वर्षा का जल है उनको इकट्ठा किया जाता है। आज भी ऐसे टांके जो चूरू जिले हैं वहाँ पर मैंने देखा था, एक बार जब चूरू में गई थी तब देखा था, ये ऐसे टांके बहुत सारे बने हुए हैं वहाँ पर। और ये देखिए नाडी है, ये तो आज भी हमारे गांव में है। और ये देखिए उन्नत तकनीक से निर्मित टांके हैं। और इन सब के बारे में, ये जो खड़ीन है ये क्या है, और इन सब के बारे में हम कल पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं जल से संबंधित उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद कल हम ये पार्ट है जो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर भारतीय कृषि वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अपनी कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर कुछ सुधार चाहते हो वीडियो में तो वो भी ज़रूर बताएं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरे साथ साथ वीडियो ज़रूर देखते जाइए। आपके साथ मतलब जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ये जीके हैं और हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये हर एग्ज़ाम में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे। 6th से लेके 10th तक की बुक्स पढ़ लो, सब कुछ इसी में ही आता है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का मान लो, उसमें सब्जेक्ट अलग रहता है तो आपको सब्जेक्ट से अलग की तैयारी, लेकिन जो रीट है, पटवार है, कांस्टेबल है, इन सब के एग्ज़ाम के लिए ये जो बुक्स है 6 से लेकर 10th तक की ये बेस्ट है। आप इनको पढ़ लो और एक कोई गाइड पढ़ लो, साथ में कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिए ये वीडियो, साथ साथ चलते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो को पूरा देखा। और तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।